Hello students, welcome to another session of the Kingdom Plant. And in the last class, we are discussing about the general features of the plant kingdom. फिर उसमें हम लोगों ने ये बात किया कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, किन्होंने दिया था, फिर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, साइडो टैक्सोनॉमी होता है, कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ने ये भी बात किया कि पूरे प्लांट को ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोला उन्होंने नाम दिया क्रिप्टोगैम्स, जिसमें क्या पाया गया कि किसी तरीके का सीड नहीं बन पाता है, जिसके अंतर्गत में हम लोग देखे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स आते हैं। वहीं पर जो ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर ने जो दूसरे प्लांट्स यानी दूसरे कैटेगरी का नाम दिया था, उसका नाम था फेनेरोग्राम्स, और जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि वैसा प्लांट जिसमें सीड डेवलपमेंट होता है। और उसमें दो कैटेगरी का प्लांट्स आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से पूरे प्लांट किंगडम को हम लोग फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप, जो कि जिसका नाम है एल्गी। तो एल्गी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जनरल फीचर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करते हैं कि एल्गी, अब ये सबसे पहला क्या हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का यानी सिंपल टाइप का प्लांट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस एल्गी के बारे में स्टडी किया जाता है, उस साइंस को क्या बोलते हैं, तो उस साइंस को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड क्या चीज, फाइकोलॉजी। अब यहाँ से दो टर्म आता है जिसके बारे में पूछा गया है, कौन कौन सा, तो ये कि ये सबसे पहले टर्म एल्गी किसने दिया था, तो टर्म इज क्वाइंड बाय लिनियस। टर्म एल्गी इज क्वाइंड बाय, यानी दिया गया है किसके थ्रू, लिनियस के थ्रू दिया गया, क्वाइंड बाय लिनियस, ठीक है, लिनियस। लेकिन अब इसके सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जिनको फादर बोला जाता है। तो फादर ऑफ एल्गी इज कौन है, फ्रिस्ट है। फादर ऑफ एल्गी इज फ्रिस्ट, ठीक है। और यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एल्गी किनको बोला जाता है, फ्रिस्ट को बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखा था, यहाँ पर बुक भी इंपॉर्टेंट है। बुक इनका क्या है, तो बुक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये बुक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग तीन इंपॉर्टेंट बातें देख लिए। अब इसके बाद अब हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस एल्गी इज सिंपल, और वी कैन से दैट द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ प्लांट, सिंपल प्लांट्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि प्लांट है तो ये क्या रहेगा, ऑटोट्रॉपिक तो है ही, ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाएगा। और ऑटोट्रॉपिक भी हम लोग बोल रहे हैं, ये भी कैसा रहेगा, लाइट के प्रेजेंस में बनाता है फूड। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं बिल्कुल सटीक भाषा में कि दिस विल बी द फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर नॉर्मली प्लांट्स देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंपल, एक एक सेल ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पॉन्ड में ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर बन जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। तो ये एल्गी जो है, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर इज थैलस इन शेप, थैलस लाइक, इट्स स्ट्रक्चर इज थैलस लाइक। अब थैलस का हम लोग बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्लांट्स दैट डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, वैसा प्लांट जिस प्लांट में
ये ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो, वैसे प्लांट्स को हम लोग थैलस या हम लोग बोल सकते हैं थाइलॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, थाइलॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब अगर इसकी सेल की बात करते हैं, क्योंकि अब देखिए इसका बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर से लेकर कुछ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाकर रहता है, बट दे ईच एंड एवरी सेल्स वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करता है। लेकिन वहीं पर कुछ जो एल्गी है वो मल्टी सेलुलर भी रहते हैं, जैसे कुछ बड़े भी रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं केल्प, जो कि एक लार्ज ब्राउन एल्गी है जिसको हम लोग कॉमनली सी बीड्स बोलते हैं, और इसकी हाइट लगभग 100 मीटर का अप्रॉक्स रहता है। तो हम लोग तो चलिए वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग इसकी अगर सेल की बात करते हैं तो यस, चूंकि प्लांट है तो इट हैज सेल वॉल, इट हैज सेल वॉल। यहाँ पर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं सेल वॉल क्योंकि इसका सेल वॉल में सेलुलोज तो है ही, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के साथ साथ कुछ इसमें पेक्टिन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैलेक्टेंस प्रेजेंट रहते हैं, गैलेक्टेंस, और साथ साथ कुछ मैनन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, मैनन्स। ठीक है। तो इसका सेल वॉल का कंपोजिशन एक बार पूछा गया है, दैट इज algal cell wall is made up of cellulose, pectins, galactans and mannans। इन सभी से मिलकर बना हुआ इसका सेल वॉल रहता है। तो एल्गी, कभी प्लांट्स में एल्गी वगैरह जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उसको टच करके देखिएगा, क्या दिखता है, वो स्लाइम सा चिकना सा लेयर प्रेजेंट रहता है, चिकनाहट रहती है छूने में। दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। और इसके तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर में, यानी एल्गल इज सराउंडेड बाय, एल्गल इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस से, म्यूसिलेज सब्सटेंसेस से घिरा हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है, फाउंड इन एक्वाटिक मीडियम, एक्वाटिक मीडियम। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द, यानी हम लोग बोल सकते हैं 99% जो आपका एल्गी है वो एक्वाटिक मीडियम में पाया जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस बात कर रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मतलब जमीन पर भी पाए जाते हैं। बट जमीन पर पाए जाते हैं, बट दे आर जनरली एसोसिएटेड विद डैम्प एरिया, मॉइस्ट एरिया जहां प्रेजेंट है वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या बात बोले कि दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्वाटिक मीडियम। एक्वाटिक मीडियम में दो तरह का एक्वाटिक मीडियम होता है, कौन कौन सा, तो एक फ्रेश वाटर मीडियम हो गया, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर के अंतर्गत में क्या क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स रिवर, it includes ponds, it includes pool, dam, ditches, etc। ठीक है, फ्रेश वाटर उसमें पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा मीडियम क्या हो गया, वो हो गया मेराइन, मेराइन समुद्र में पाए जाने वाला। ठीक है। चलिए हम लोग फ्रेश वाटर मीडियम की बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ मीडियम की बात, यहाँ पर सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग फ्रेश मीडियम यानी फ्रेश वाटर वाले पाए जाने वाले में किस टाइप का एल्गी रहता है जिसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म पूछे गए हैं कि जैसे इपीप्लेइक क्या होता है, बेंथोस का मतलब क्या होता है, इपीलिथिक का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कुछ एल्गी, कुछ एल्गी जो कि पॉन्ड मीडियम में ही है, जैसे फ्रेश वाटर मीडियम है, लेकिन फ्रेश वाटर का भी अगर कोई लेयर रहेगा, जैसे ये एक लेयर सपोज पॉन्ड है, यहाँ पर इतना सारे पानी है, तो इसके ये तो सरफेस नीचे अंडरग्राउंड सरफेस तो प्रेजेंट रहेगा, सरफेस प्रेजेंट है मतलब यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है। तो वहां पर सॉइल से अटैच्ड कुछ एल्गी अगर ग्रो कर रहे हैं तो उस एल्गी को हम लोग क्या नाम दिया गया, इपीपेलिक नाम दिया गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि those form of algae which remains attached to bottom of soil से जो अटैच रहता है बॉटम सरफेस ऑफ द अर्थ that is attached with the algae, so that is called the soil is called epipelic. ये टर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है, टर्म पूछा गया है इसलिए बोल रहे हैं कि ये टर्म याद रखिएगा, epipelic बोलते हैं। वहीं पर क्या होता है, वहीं पर अब इसको हम किस तरफ का मेराइन फॉर्म को हम पहले डिलीट कर दें एक बार। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, इस कंडीशन बोल रहे हैं कि लेट सपोज ये पॉन्ड है और पॉन्ड है, उसमें ये इधर से वाटर इस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट है उससे हमारा कोई एल्गी अटैच्ड है, इस तरीके से एल्गी जुड़ा हुआ है, सॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए इपीपेलिक बोल दिए। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि कुछ फॉर्म जो है यानी सेवरल फॉर्म्स ऑफ एल्गी remains attached to the bottom और at बैंक मतलब ये एसबीआई वगैरह नहीं, बैंक मतलब रिवर का बैंक जो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और टू सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट they called बेंथोस, उसको हम लोग क्या बोल दिए ना, बेंथोस नाम दे दिया गया। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो जिससे वो अटैच रहता है, जैसे कभी कभार देखे होंगे बरसात के टाइम में कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर रख दिया जाए, पानी में डूबा हुआ है या उसको कुछ दिनों बाद निकालिएगा तो वो चिकनाहट नजर आता है और हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का रहता है, बिकॉज ऑफ द एल्गी प्रेजेंट ओवर दैट सरफेस। तो उस कंडीशन को उसको हम लोग क्या बोल देंगे नाम, बेंथोस नाम बोल देंगे। वहीं पर कुछ रॉक्स से या स्टोन से अटैच रहते हैं तो हम लोग रॉक के लिए लिथो टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रॉक के ऊपर वो लपेटा हुआ है, सराउंडेड है, ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए वैसे फॉर्म को हम लोग इपीलेथिक या लिथोफाइटिक एल्गी नाम दिया गया है। तो हम लोग लिखते हैं कि मेनी फॉर्म्स आर attached to rocks or stones, that is called क्या चीज, एपिलेथिक और लिथोफाइटिक। और इसका एग्जाम्पल पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बत्रैकोस्पर्मम इसका नाम, बत्रैकोस्पर्मम याद रखिएगा, ये पूछा गया है। बत्रैकोस्पर्मम एल्गी है जो कि रॉक के ऊपर या फिर कोई स्टोन के ऊपर ग्रो करता है। अब यहाँ तो हम लोग बात कर लिए फ्रेश वाटर सिस्टम की बात कर लिए, वहीं पर हम लोग क्या बोले कि कुछ एक्सेप्शनल केस में कुछ हमारा जो एल्गी है वो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर पाया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीज बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बात बोल रहे हैं कि some members of blue green algae
and few others that occurs in the damp soil. एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, ऑस्लिटेरिया हो गया या नॉस्टोक हो गया, तो वो सब एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में पाए जाते हैं। वहीं पर जैंथोफाइसी जो है जिसके अंतर्गत में बोट्राइडम आता है, तो वो किसी डैम्प सैडी सॉइल या फिर सैडी वॉल्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग बोल दिए क्या चीज, टेरेस्ट्रियल फॉर्म बोल दिए। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं क्या कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि अभी कहां पर चला गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को नॉर्मली हम लोग मोनेरा में पढ़ते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड few others occur in damp soil। लैंड पर भले ही आ गए हों लेकिन वो डैम्प एरिया में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले थे क्या कि फॉर द रिप्रोडक्शन द वाटर इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्लिटेरिया and nostoc occur in alkaline and calcareous soil। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिस्चुला ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल। ठीक है, बाकी और भी है, इतना छोड़ दीजिए, इतना ही रहने देते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड हैबिटेट की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो कुछ हम लोग स्पेशलाइज्ड हैबिटेट में किस किस अवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि एल्गी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बहुत लंबे हाइट्स के होते हैं, तो बहुत सा जगह पाए जाते हैं। उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड हैबिटेट। अब कभी कभी बर्फ में ठंडी जगह पर भी हम लोग को एल्गी देखने को मिला है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडी जगह के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठंड के लिए क्रायो हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो वहां पर चूंकि एल्गी पाया जा रहा है, एल्गी इज ए प्लांट, तो हम लोग उसको क्या नाम दे दिया गया, क्रायोफाइट्स नाम दिया गया, क्रायोफाइट्स। ठीक है, तो वैसा एल्गी जो ग्रो करता है कहाँ पर, आइस में या स्नो में। तो एल्गी that grow on snow or ice, that is called the cryophytes। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास, येलोस्टोनिसिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये सब है। तो अब क्या है कि अब मान लिए कि ये हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा प्लांट्स या वैसा एल्गी जो कि स्नो या आइस में पाए जाते हैं, तो वहां पर का जब स्नो कभी देखिएगा तो कभी कभी हल्का सा येलोइश ग्रीन दिखेगा या रेड टाइप का दिखेगा, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। तो यहाँ पर उसका कलर किस किस वजह से होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं क्या कि यहाँ पर जो क्रायोफाइट्स जो एल्गी रहते हैं, दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक कलर लाइक हम लोग पहला बात करते हैं येलो ग्रीन। और ये येलो ग्रीन किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास येलो, ये पूरा स्पेसिस का नाम है और ये याद रखना पड़ेगा जी, येलो स्टोनेंसिस। फिर ठीक उसी तरीके से रेड कलर का अगर हम लोग को बर्फ दिखता है आसपास में, लाइट रेड कलर का दिखेगा,
that is due to presence of Chlamydomonas nivalis. वहीं पर कभी कभी ब्लैक अपीयरेंस भी होता है, तो ब्लैक अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कोटेलिया निवालिस। ठीक है ना, या यहाँ पर हम सिंपली क्लेमाइडोमोनास के लिए सी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा कुछ स्पेसिस पाए जाते हैं, स्नो में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्रायोफाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा है, बट एक दो बार पूछ लिया, इसलिए याद रखिए। ठीक है, फिर कुछ ऐसे एल्गी भी हम लोग को देखने को मिलता है, पाया जाता है, जो कि गर्म जगह पर गर्म पानी में देखने को मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइट्स बोलते हैं, थर्मोफाइट्स। तो थर्मो मतलब क्या हो गया, हॉट। तो अब चूंकि एल्गी है तो पानी से दूर तो ज्यादा रहेगा नहीं, या पानी में ही ग्रो करेगा, तो मतलब वैसा एल्गी दैट ग्रो इन हॉट वाटर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑस्लिटेरिया ब्रीविस हो गया, ऑस्लिटेरिया ब्रीविस। ठीक है, तो वैसे हम लोग एल्गी को थर्मोफाइट्स बोल दिए। फिर कुछ एल्गी प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है। प्लांट्स के ऊपर कभी कभी देखिएगा बरसात के टाइम में, जब ये क्या उसको बोलते हैं, गार्डन में देखिएगा कुछ प्लांट्स के ऊपर भी हल्का हल्का लाइट ग्रीन कलर का हम लोग को कुछ चीजें, एडिशनल चीजें दिखना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द एपीफाइट्स। उसको क्या बोल दिए, एपीफाइट्स। ईपी मतलब अपॉन, फाइट्स मतलब प्लांट। तो प्लांट के ऊपर जो ग्रो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द एपीफाइट्स। तो दैट एल्गी ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स इसलिए लिख रहे हैं कि एल्गी इज इटसेल्फ अ प्लांट। तो प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपीफाइट्स बोल रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ऑर्डिगोनियम, क्लैडोफोरा, इटिसली। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या बात की, क्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जहां पर होगा वो हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। अब कुछ ऐसे भी एल्गी रहते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर में घुसकर सरवाइव करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट्स के ऊपर है तो उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल कर लिए ईपी। तो अब प्लांट्स के अंदर में है तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इंडोफाइट्स उसको बोल देंगे। ठीक है, तो मतलब कि द एल्गी ग्रो इनसाइड द अदर प्लांट्स, इनसाइड द अदर प्लांट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हो गया, एनाबियाना। एनाबियाना, और एनाबियाना किसके अंदर में रहता है, तो एनाबियाना ग्रो इनसाइड द लीफ ऑफ, एजोला। और एजोला क्या है, एजोला इज फर्न। अब ये फर्न किस में आता है, फर्न है, फर्न। और किस में आता है ये फर्न, तो फर्न इज ए टेरिडोफाइट्स। तो मतलब इससे अपर, हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स का एक प्लांट है फर्न, उसका लीफ में, एजोला जो एक प्लांट है उसके लीफ में ये अंदर घुसकर रहता है। ठीक है, उसी तरीके से नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कहाँ पर रहता है, तो नॉस्टॉक ग्रो इनसाइड, द थैलस ऑफ एंथोसिरस। अब ये एंथोसिरस क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नबॉर्ट बोलते हैं, हॉर्नबॉर्ट। और ये किसका एग्जांपल है, तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से ऑस्लिटोरिया है,
अब ऑस्लिटोरिया यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? तीसरा एग्जाम्पल हो गया ऑस्लिटोरिया। ऑस्लिटोरिया ग्रो इनसाइड द पोलरॉइड रूट्स ऑफ साइकस। पोलरॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस इज ए जिम्नोस्पर्म, तो उसके रूट्स से एसोसिएटेड होकर ऑस्लिटेरिया ग्रो करता है, उसके रूट में अंदर घुसकर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? इंडोफाइट्स देख लिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, खास करके ये पोलरॉइड रूट्स ऑफ साइकस में किस टाइप का एल्गी ग्रो करता है, दैट इज ऑस्लिटोरिया। अब ये तो हम लोग प्लांट्स की बात कर लिए। कुछ ऐसे एल्गी हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या एनिमल्स के अंदर में जाकर रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो चूंकि एनिमल्स के बाहरी छोर पर यानी आउटर सरफेस से अटैच्ड होकर रहता है, दैट इज कॉल्ड द इपीजोइक हो जाएगा। इपीजोइक, इपी मतलब अपॉन, जोइक मतलब एनिमल्स, तो एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी एल्गी grows on bodies of animal, body of animal। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हो गया क्लैडोफोरिया क्रिस्पाटा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है या किसके ऊपर ग्रो करता है? तो क्लैडोफोरिया क्रिस्पाटा दैट grows on snail शेल। स्नेल को देखे होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग घोंघा बोलते हैं, तो उसके कभी पानी से निकाल कर टच करके देखिएगा, बड़ा चिकना सा रहता है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। और एल्गी के सबसे बाहरी लेयर में क्या प्रेजेंट रहता है? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है, और इसी की वजह से वो चिकना छूने में, टच करने में लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है? साइनोडर्मा है। इसी का एग्जांपल है साइनोडर्मा। साइनोडर्मा इज a red algae। साइनोडर्मा इज a red algae that grows on, इसके अलावा भी एक और एल्गी है, दैट इज ग्रीन एल्गी, ट्राइकोफाइलस, ग्रो ऑन स्केल्स ऑफ स्लॉथ। स्लॉथ के स्केल्स के ऊपर वो ग्रो करेगा। तो ये तो हम लोग ऐसे एल्गी की बात कर लिए जो कि प्लांट एनिमल के बॉडी के ऊपर रह रहा है। कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो कि एनिमल बॉडी के अंदर में रहते हैं, तो अब उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर लेंगे? इंडो टर्म यूज कर लेंगे, तो इंडोजोइक हो जाएगा। ठीक है, यानी द एनिमल्स विच ग्रो इनसाइड द एनिमल बॉडी, ग्रो इनसाइड द एनिमल बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरेला। क्लोरेला इज ग्रो इन chlorella grow inside the tissue of hydra। ठीक है, अब यहाँ पर से इतना तो बात हो गया। अब कुछ ऐसे भी एल्गी पाए जाते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, हम लोग देखे हैं लाइकेंस में। उसमें क्या देखे थे कि एल्गी दैट इज एसोसिएटेड विद द फंगस, और वो एल्गी कौन सा है? तो क्लोरेला हो गया, नॉस्टोक हो गया, जो कि एसोसिएट करता है फंगस के किससे? एस्कोमाइसिटिस और पैसिडियोमाइसिटिस से जुड़ता है, तो वो मिलकर क्या बन जाता है? लाइकेंस का फॉर्मेशन करता है। अब वहीं पर एक जो लास्ट इसका है दैट इज पैरासिटिक। कुछ ऐसे भी एल्गी रहते हैं जो कि लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट बोल रहे हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स में इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सिफेलोरिस
वेरिसेंस इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिफेलोरोस वेरिसेंस, Cephaloros virescens that grow on leaf of टी या टी लीफ के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो ये पैरासाइट की तरह काम करता है, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से क्या देखे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में बात किए, स्पेशली कुछ स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स के बारे में बात की। तो ये सब फ्रेश वाटर के अलावा मेराइन्स में जो हमारा एल्गी है वो मेराइन फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम लोग इसके साइज की बात करते हैं, यानी एल्गी की साइज की बात करते हैं, तो साइज इसका बड़ा वेरिएबल है। साइज इज वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ये यूनिसेलुलर के तौर पर भी पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर इज लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। वहीं पर कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी हम लोग को देखने को मिलता है। कॉलोनियल, अच्छा कॉलोनियल का यहाँ पर मतलब ये नहीं हो गया कि दैट आर मल्टी सेलुलर। क्यों? कॉलोनियल के फॉर्म में क्या देखने को मिलता है? तो कॉलोनियल वॉलवॉक्स को हम लोग बोल देते हैं कि कॉलोनियल फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे ये इस तरीके से कॉलोनी बनाकर ढेर सारे सेल रह रहे हैं, बट हर एक सेल इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, बट वो रहता है कॉलोनी बनाकर रहता है। तो हम लोग इसको टिश्यू लेवल या मल्टी सेलुलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सभी सेल इंडिपेंडेंटली काम करता है। मल्टी सेलुलर कब बोलते हैं? जब कुछ सेल स्पेशलाइज्ड एक काम करना शुरू करता है, टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, तब हम लोग उसको मल्टी सेलुलर के तौर पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात बोल रहे कि इसका साइज वेरिएबल है, यूनिसेलुलर है, और राउंड भी हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास जनरली ओवल शेप का रहता है। कॉलोनियल जो हो गया वॉलवॉक्स, वो कॉलोनी बनाकर रहता है। फिर वहीं पर कुछ फिलामेंट टाइप का बना हुआ रहता है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये जो स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसा है? तो इस टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। फिलामेंट बॉडी इस तरीके से एक सेल दो सेल अटैच देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर, ये भी सब क्या है? यूनिसेलुलर है, बट यहाँ पर सेल एक क्या है? फिलामेंट के फॉर्म में बन गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग स्पाइरोगायरा को हम लोग मल्टी सेलुलर नहीं बोलेंगे। These are unicellular, but they remains attached. There are different types of cells. They are attached together and live together. ठीक है, और वहीं पर कुछ बड़े से ट्री टाइप का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जो कि मैसिव पूरा प्लांट की तरह देखने में लगता है। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग समुद्र में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं केल्प बोलते हैं। कुछ मीटर लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, यानी दे आर मेराइन, केल्प इज ए मेराइन एल्गी, मेराइन एल्गी। ठीक है, और ये केल्प है कौन सा एल्गी है? तो दिस इज ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और इसको केल्प को हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सी बीट्स, सी बीट्स। समुद्र में देखने को मिलता है, और खरपतवार की तरह ये पूरा लंबे से पेड़ की तरह, लेकिन पेड़ की जैसा पूरा हार्ड स्टेम वगैरह नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके पास तो स्टेम वगैरह है नहीं, तो ये इधर उधर झूलता हुआ नजर आएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बीट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो हम लोग बात कर ली। अब यहाँ पर चूंकि यूनिसेलुलर कॉलोनियल ये सब फॉर्म में देख रहे हैं, तो इसके पास कोई वेस्कुलर बंडल नहीं है, और वेस्कुलर बंडल नहीं है मतलब इसका हर एक सेल ऑटोट्रॉपिक यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक काम करेगा। अब बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन दी एल्गी, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चूंकि ये प्रिमिटिव टाइप का प्लांट्स है, इसमें तीनों टाइप का हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पहला क्या रहता है? पहला रहता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव कैसे होगा, तो जैसे स्पाइरोगायरा में क्या देखे, फिलामेंट बॉडी इस तरीके का देखने को मिला। तो फिलामेंट बॉडी देखने को मिला, तो इसमें अगर कोई ब्रेक लगता है तो ये हर एक फ्रेगमेंट्स अपने आप में न्यू एल्गी को जन्म देगा। तो मतलब फ्रेगमेंटेशन इज द easiest method in the case of vegetative reproduction. So vegetative reproduction is done by fragmentation. ठीक है। वहीं पर जो दूसरा मोड क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब देखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, ये इसको आगे समझने के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, क्या कि इसका जो एल्गी का जो बॉडी रहता है, एल्गी का बॉडी यानी कोई सा भी एल्गी, जैसे लेट सपोज क्लेमाइडोमोनास की ही बात कर लीजिए, तो क्लेमाइडोमोनास और हैप्लॉइड, उसका बॉडी हैप्लॉइड रहता है, कोई सा भी एल्गी ले लीजिए हैप्लॉइड रहता है। एक्सेप्शनल केस में हम लोग बात करेंगे ब्राउन एल्गी दैट आर डिप्लॉइड रहता है, बट नॉर्मली जितने भी एल्गी हैं उसका बॉडी हैप्लॉइड रहता है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का बॉडी कैसा है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड है, तब देखिए ये दो कंडीशन एक सर्किल में इस तरीके से याद करके रखिएगा। क्या चीज, कि बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करेगा, गैमेट्स तो बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमेट्स तो बनेगा, गैमेट्स बनेगा तो ये हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, ठीक है। और फिर गैमेट्स एक दूसरी जगह से आएगा तो फिर ये बॉडी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, टू एन कंडीशन हो जाएगा, हैप्लॉइड में एन कंडीशन हो जाएगा। तो ये डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड कैसे बनेगा, तो इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद फिर से हैप्लॉइड हो जाएगा, और इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलते हुए रहेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हैप्लॉइड बॉडी है तो इसको हम लोग गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, एंड दिस बॉडी इज डिप्लॉइड बॉडी इज कॉल्ड दी स्पोरोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर भी दो तीन तरीके का बनता है, जैसे सबसे पहला है जू स्पोर की बात करते हैं। जू स्पोर, जू मतलब हम लोग बताए थे क्या होता है, एनिमल्स, और एनिमल्स में मूव करने की एबिलिटी है, मतलब वैसा स्पोर्स दैट आर मोटाइल, एंड मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, तो इसके पास क्या रहेगा, फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, और फ्लैजिला है तो इसका मतलब दिस स्पोर्ट्स आर मोटाइल इन नेचर, ठीक है। दूसरा टाइप का जो स्पोर्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड दी अप्लानोस्पोर, और अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते। वहीं पर जो तीसरा टाइप का, ऐसे और भी, चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं सभी, अप्लानोस्पोर, उसके बाद आता है हाइपैनोस्पोर। हाइपैनोस्पोर की खासियत क्या है, तो दे आर नॉन मोटाइल, चलिए नॉन मोटाइल हो गया जैसे अप्लानोस्पोर है, लेकिन इसका जो वॉल है, सेल वॉल है, दैट हैव द थिक सेल वॉल, लेकिन अब ये अप्लानोस्पोर का मतलब क्या हो गया, दे आर नॉन मोटाइल बट दे हैव थिन वॉल इसके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वहीं पर एक और टाइप का स्पोर्स देखने को मिलता है, वो कौन सा स्पोर हो, उसको बोलते हैं एकाइनेट्स बोलते हैं, ठीक है, एकाइनेट्स। अब ये जो एकाइनेट्स हो गया या हाइपेनोस्पोर हो गया, क्योंकि इसके पास थिक सेल वॉल है, इसके पास भी थिक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, तो ये सब कब ये सब स्पोर बनते हैं, तो ये सब स्पोर बनते हैं ड्यूरिंग पेरिनेशन, और पेरिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट टाइप का मतलब क्या हुआ, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहे तो उस समय ये सब एकाइनेट्स, क्योंकि उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग, सेल वॉल का कवरिंग हो जाएगा, जिसके कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन को वो झेल सके, और तब जाकर वो क्या करेगा,
फेवरेबल कंडीशन के बाद फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो सिस्ट टूटेगा और वो न्यू एल्गी में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात बोले कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स में किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन कैसे, जैसे लेट सपोज ये कोई एल्गी है तो ये यहाँ से कोई एक फ्रेगमेंट टूटा तो ये भी एक एल्गी डेवलपमेंट कर लेगा, और ये तो एल्गी ऑलरेडी है ही उसी का पार्ट है तो ये भी एक एल्गी हो जाएगा, यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड से हो जाएगा। एसेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर यहाँ पर 3-4 तरीके का बतला है। जू स्पोर जो कि जिसके पास फ्लैजिला है, मोटाइल नेचर का है। प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है बट दे हैव थिन सेल वॉल। हाइपेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है बट उसका सेल वॉल ठीक है। फिर एक काइनेट्स जिसमें पर्नेशन ड्यूरिंग सिस्ट फॉर्मेशन के लिए काम आता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए यहाँ पर 2 टर्म आएगा उसको याद रखिएगा। सबसे पहले बात क्या करते हैं कि हम लोग क्या वो बात बोले थे कि ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। कोई इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, जैकेट कवरिंग नहीं रहता है, जैकेटेड। बट एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर याद रखिएगा, बट एक्सेप्शन इन कारा को याद रखेगा, एक्सेप्शनल केस है। दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है। वहीं पर अब ये जो ये तो याद रखिएगा, एक्सेप्शन केस वाला बात जो है ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यहाँ पर 2 टर्म भी और आएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोब्यूल्स, और वहीं पर फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड न्यूक्यूल्स। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग क्या बात बोले कि प्लांट बॉडी कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। तो हैप्लॉइड है। अब ये देखिए, मान लिया कि हम लोग क्या बोले, इसका बॉडी, ये लेट सपोज ये कोई एक एल्गी है, तो ये एल्गी है तो मतलब इसका बॉडी है, ये बॉडी है। और बॉडी क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड बोल रहे हैं। तो हैप्लॉइड है, अब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये तो फिर और फर्दर टूट नहीं सकता है। गैमेट्स क्या आ जाएगा, वो भी हैप्लॉइड रहता है, तो माइटोसिस होगा। अब ये माइटोसिस इधर से आएगा, एक और माइटोसिस लेट सपोज मेल से आएगा, माइटोसिस गैमेट्स आएगा, और वो दोनों फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट विल बी 2n, यानी बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉइड। और यहाँ पर तुरंत मियोसिस हो जाएगा, इसमें मियोसिस तुरंत हो जाएगा, और मियोसिस होगा तो ये क्या बना देगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और यही स्पोर हम लोग को फिर नेक्स्ट एक एल्गी को जन्म देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही स्पोर फर्दर एल्गी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग गैमेट्स के आधार पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लिए। तो ये जो गैमेट्स है ये 3 तरीके का होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। क्या क्या, कि अगर एक ही जैसा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर रहे तो वैसे गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस बोलते हैं। और आइसोगैमस ये हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट दे आर नॉट क्लियरली इंडिकेटेड। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि गैमेट्स की बात कर रहे हैं, तो गैमेट्स में क्या बतला है, इस गैमेट्स में कि एक ऐसा गैमेट्स जो कि सिमिलर इन साइज एंड फंक्शनली सिमिलर है, यानी वैसे गैमेट्स को क्या बोल रहे हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। आइसोगैमस मीन्स, यहाँ पर लिख लीजिए, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली सिमिलर,
फंक्शनली सिमिलर, सिमिलर, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। एक जैसा देखने में लगे और एक जैसा काम भी करे, यानी देखने पर ये ना पता चले कि वो मेल गैमेट्स है कि फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो वैसे गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है क्लैडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डिबैरियनम, क्लेमाइडोमोनास डिबैरियनम। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ये क्लेमाइडोमोनास याद रखिए। क्यों? इसलिए कि ये क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं। इसका स्पेसिस नेम सब पर डिफरेंट रहेगा, बाकी सब में सेम रहेगा। तो ये मैच द कॉलम में पूछा हुआ है। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा टाइप का गैमेट्स कैसा होता है, जो कि स्ट्रक्चरली सेम है बट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है बट सेम फंक्शनली काम करता हो, उसको एन आइसोगैमस बोलते हैं। एन आइसोगैमस यानी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम, फंक्शनली सेम। तो वैसे गैमेट्स को हम लोग क्या बोल दिए? एन आइसोगैमस हो गया। और इसका भी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, लेकिन यहाँ पर स्पेसिस डिफरेंट है। यहाँ पर कौन सा है? ब्राउनी, ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, अब यहीं पर जो तीसरा टाइप का गैमेट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं oogamous। oogamous का मतलब क्या हुआ? कि वैसा गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट। इसमें भी हम लोग को क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ पर भी सब में क्लेमाइडोमोनास सिमिलर आ रहा है, यहाँ पर स्पेसिस डिफरेंट आ जाएगा। कॉकीफेरा इसको बोलते हैं, कॉकीफेरा। क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा जो है दैट आर oogamous टाइप ऑफ गैमेट्स। इसके अलावा क्या है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है वॉल्वॉक्स, फोकस, इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए किसके बारे में? रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसके यूजफुल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।